नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र अग्रवाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो आज के सेशन में भी आपके लिए मैं एक बेहतरीन टॉपिक के बेहतरीन MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूँ साथियों। तो आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए साथियों। तो साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है साथियों वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन या जिसे जनन भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन या जनन के विषय में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आज की वीडियो लेक्चर में ऐड करने की कोशिश की है साथियों। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज का पहला टॉपिक है साथियों, जंतुओं में जनन की विधियां है, यानी जंतुओं में जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ऑप्शन है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है कायिक जनन। तो साथियों, जंतुओं में जनन की दो विधियां पाई जाती है साथियों, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ये दो विधियां जंतुओं में पाई जाती है साथियों। अब बात करते हैं कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन में साथियों, इसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं साथियों। लैंगिक जनन में नर व मादा दोनों जनन की क्रिया में भाग लेते हैं साथियों, जबकि अलैंगिक जनन की क्रिया में केवल एक ही, यानी या तो नर या फिर मादा, दोनों में से केवल एक ही जीव भाग लेता है साथियों। इसमें दोनों की कोई सक्रिय भूमिका नहीं रहती है, केवल एक ही जीव के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो साथियों। तो लैंगिक जनन में नर व मादा दोनों भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव, यानी या तो नर भाग लेगा या फिर मादा भाग लेगी साथियों। तो जंतुओं में जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। बताई दिया आपको परिभाषा लैंगिक जनन की और अलैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, दो मतलब नर व मादा भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में केवल नर या मादा दोनों में से केवल एक ही जीव भाग लेता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। नर व मादा युग्मकों के संलयन को कहा जाता है, यानी जो नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो नर युग्मक, सबसे पहले बात करते हैं कि नर युग्मक होता क्या है। तो साथियों, नर युग्मक होता है शुक्राणु। नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। नर युग्मक तो होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ये मिलने के बाद इनमें संलयन की क्रिया होती है, और संलयन की क्रिया के बाद में साथियों इनसे क्या बनता है। ऑप्शन इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उनके संलयन के द्वारा या उनके संलयन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है शुक्राणु, अंडाणु, निषेचन या उपरोक्त सभी। तो साथियों, नर व मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन कहा जाता है साथियों। और साथियों, निषेचन की क्रिया के बाद में जो आगे की क्रिया होती है वो होती है साथियों, इस निषेचन की क्रिया के बाद में नर व मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं साथियों। किसका? युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसको जाइगोट भी कहते हैं साथियों। युग्मनज का निर्माण करते हैं नर व मादा युग्मक मिलकर निषेचन की क्रिया के द्वारा। और युग्मनज के बाद में साथियों भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज की क्रिया के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है। तो सबसे पहले नर व मादा युग्मकों का संलयन होगा, उसके बाद में निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया के बाद में युग्मनज का निर्माण होगा, और युग्मनज के बाद में भ्रूण का निर्माण होने की आगे की प्रोसेस होती है भ्रूण का। तो लास्ट में भ्रूण है, वो भ्रूण का निर्माण होता है और एक शिशु का जन्म होता है साथियों। इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया होती है साथियों। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। आंतरिक निषेचन पाया जाता है साथियों। निषेचन के दो प्रकार होते हैं। निषेचन के दो प्रकार होते हैं साथियों। एक तो होता है आंतरिक निषेचन,
एक होता है बाह्य निषेचन। निषेचन के दो प्रकार होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अच्छा, तो आंतरिक निषेचन किसे कहा जाता है? आंतरिक निषेचन होता है साथियों मादा के गर्भ में निषेचन की जो क्रिया होती है, यानी जो मादा शरीर के भीतर निषेचन की जो क्रिया होती है उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। और मादा शरीर से बाहर बाह्य वातावरण में अगर निषेचन की क्रिया होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो अब यहाँ बात हो रही है कि जो आंतरिक निषेचन पाया जाता है, यानी आंतरिक निषेचन किन में पाया जाता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो वो तो आंतरिक निषेचन है। तो जैसे अपन उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे गाय है तो गाय में भी निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है, तो ये भी आंतरिक निषेचन का उदाहरण है साथियों। मनुष्य में जो मादा है उसमें भी आंतरिक निषेचन की क्रिया मादा के शरीर में ही होती है। बिल्ली है, कुत्ता है, बकरी, कुछ भी मान लो जो जीव जिनमें निषेचन की क्रिया अगर शरीर के अंदर हो रही है तो उसमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है साथियों। और बाह्य निषेचन की उदाहरण की बात करें तो बाह्य निषेचन पाया जाता है साथियों मछलियों में। इनमें मछलियों में पाया जाता है साथियों बाह्य निषेचन। जो जल में पाई जाती है मछलियाँ, वो क्या करती है, मछलियाँ अपने अंडों को जल में छोड़ देती हैं। तो उन अंडों के ऊपर क्या करते हैं कि जो नर होते हैं, मछलियों के जो नर होते हैं वो उन पे शुक्राणु छोड़ देते हैं साथियों। तो फिर अंडाणु और शुक्राणु की निषेचन की क्रिया के द्वारा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के द्वारा जाइगोट का निर्माण होने के बाद में फिर आगे की प्रोसेस होती है। तो कुल मिलाकर उसमें बाह्य निषेचन मछलियों में पाया जाता है, क्योंकि उनमें मादा के शरीर के अंदर निषेचन नहीं होता है, बाहर होता है, जल में होता है। बाह्य वातावरण में बताया मैंने आपको कि वो अपने अंडों को जल में छोड़ देती है और बाद में शुक्राणु जो नर के द्वारा शुक्राणु छोड़े जाते हैं वो उन अंडों के चारों ओर लपेट कर उनमें निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं साथियों। तो आंतरिक निषेचन माता के शरीर के अंदर होता है, जैसे गाय है, मनुष्य है, बिल्ली है। तो उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। मनुष्य किस प्रकार का जंतु है? जरायुज, अंडपरजक, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों ये क्वेश्चन एक बार रीट या थर्ड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कोई एक उदाहरण देके पूछा गया था कि ये किस प्रकार, मतलब मनुष्य है या और भी कोई मतलब जरायुज या अंडपरजक जीवों में से ही क्वेश्चन आया हुआ है साथियों। तो मनुष्य किस प्रकार का जंतु है? तो साथियों यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, जरायुज, अंडपरजक, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो मनुष्य है वो जरायुज जंतु है। अब साथियों समझते हैं, जंतुओं में दो प्रकार के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है साथियों। एक तो जरायुज वे जीव होते हैं जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। किसको? जो संतान मतलब जनन की क्रिया के द्वारा डायरेक्ट शिशु को ही जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में क्या होता है कि मनुष्य में डायरेक्ट शिशु को जन्म दिया जाता है। और जिन जीवों में सबसे पहले जीवों के द्वारा अंडा दिया जाता है और अंडा देने के बाद में वहाँ से फिर शिशु बाहर निकलता है अंडे से, तो उन जंतुओं को अंडपरजक जंतु कहा जाता है साथियों। याद रखिएगा साथियों, जिन जंतुओं में डायरेक्टली शिशु का जन्म होता है उन जंतुओं को जरायु जंतु कहा जाता है। डायरेक्ट शिशु का, उनमें अंडे के बाद शिशु निकलने वाली प्रोसेस नहीं होती है, डायरेक्ट शिशु का जन्म होता है। और जिन जंतुओं में पहले जंतुओं के द्वारा अंडे दिए जाते हैं, अंडे देने के बाद में वहाँ से उनमें शिशु का जन्म होता है, तो वो जंतु होते हैं अंडपरजक। तो साथियों मनुष्य है, मनुष्य में डायरेक्ट मादाएं हैं, वो डायरेक्ट शिशु को जन्म देती है, तो वो जरायुज जंतु से की श्रेणी में आते हैं। तो साथियों हम अपने वातावरण के आसपास में सभी जीवों को देख सकते हैं जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, वो मादाएं हैं, वो जरायुज है। और वो जीव जैसे पक्षी है, पक्षी भी अंडे देते हैं। मान लीजिए मुर्गी है, तो मुर्गी पहले अंडे देती है, उसके बाद में उसे चूजा निकलता है और फिर वो वयस्क हो जाता है। तो फिर मुर्गी क्या है, मुर्गी अंडपरजक जीवों की श्रेणी में आएगी साथियों। मुर्गी है, कबूतर है, या ऐसा कोई भी जीव जो अंडे देता है वो अंडपरजक की श्रेणी में आएगा। और जो डायरेक्ट शिशु को जन्म दे रहा है वो जरायुज की श्रेणी में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों जरायुज। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। अमीबा व हाइड्रा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? साथियों अमीबा और हाइड्रा क्या है? एक कोशिकीय जीव है साथियों, एक कोशिकीय जीव है।
तो इनमें किस प्रकार का जनन पाया जाता है साथियों? ऑप्शन है लैंगिक जनन, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, उपरोक्त सभी। तो साथियों अमीबा हाइड्रा में अलैंगिक जनन पाया जाता है। राइट आंसर होगा अलैंगिक जनन। किस प्रकार? मान लीजिए कि ये कोई अमीबा है, अमीबा की पता है साथियों इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि अमीबा क्या अपने कूटपादों की सहायता से अपने शरीर को कैसे भी घुमाता रहता है, मतलब कैसे भी आकृति ले सकता है। तो इसमें द्विखंडन की क्रिया के द्वारा एक अमीबा दो भागों में बट जाता है साथियों। इसमें क्या होता है कि एक अमीबा दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाएगा, उसके बाद में ये दो है वो चार में बट जाएंगे। इस प्रकार अमीबा है वो द्विखंडन की क्रिया के द्वारा कई जीवों में, कई अमीबाओं में बट जाता है साथियों। इस प्रकार इनमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, दूसरे जीव के द्वारा उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा मैंने बताई थी जिसमें एक जीव भाग लेता है। तो इसमें एक ही जीव दो भागों में बट जाता है साथियों, द्विखंडन की क्रिया होती है। सॉरी साथियों, द्विखंडन की क्रिया के द्वारा अमीबा में जनन की क्रिया होती है। तो ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। और जो हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या होता है साथियों, मान लीजिए ये कोई हाइड्रा है, तो हाइड्रा के ऊपर क्या होता है साथियों, उभार निकलता है, ऐसे उभार निकलता है। धीरे धीरे ये मान लो हाइड्रा पे उभार निकलता है और इस उभार को कहते हैं साथियों मुकुल। क्या कहा जाता है साथियों? मुकुल। इस उभार को मुकुल कहा जाता है। और धीरे धीरे ये उभार क्या करता है, बढ़ते बढ़ते इस एक हाइड्रा से जो उभार है वो निकलकर दूसरे हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार दो हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। ऐसे मान लो इसे दो हाइड्रा बन गए, एक हाइड्रा से दो हाइड्रा में जीवों का निर्माण हो गया। तो इस क्रिया को तो कहते हैं साथियों मुकुलन कहा जाता है। यानी एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बने उन्हें मुकुलन कहा जाता है। और इसमें जो बाहर निकलता है उसे मुकुल कहा जाता है साथियों। तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन के द्वारा दो हाइड्रा का निर्माण हो रहा है। एक ही जीव दो भागों में बट गया, दो जीवों का निर्माण कर लिया, तो एक ही जीव भाग ले रहा है। अलैंगिक जनन इसमें होता है साथियों। तो अमीबा व हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधियाँ होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से किन जीवों में पुनरुद्भवन पाया जाता है? पुनरुद्भवन की क्रिया किन जीवों में पाई जाती है? प्लेनेरिया, हाइड्रा, तारा मछली, उपरोक्त सभी। तो साथियों पहले तो समझते हैं कि पुनरुद्भवन से क्या तात्पर्य है साथियों। पुनरुद्भवन से वही मतलब है साथियों, इसमें भी क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो दो भागों में बंटकर दो जीवों का निर्माण कर लेते हैं साथियों। एक जीव है वो दो भागों में बंटकर दो जीवों का निर्माण कर लेता है। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा दो भागों में बट जाता है। प्लेनेरिया ये भी कई भागों में बट जाता है। तारा मछली है, तारा मछली ऐसे तारे के जैसे पाई जाती है साथियों। तारा मछली है वो भी कई भागों में बट जाती है साथियों। तो तारा मछली में टुकड़े होकर वो दो या तीन, ऐसे दो तीन तारा मछलियों का और भी निर्माण कर लेती है। तो वो उसमें भी साथियों क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्रिया के द्वारा कई जीवों के निर्माण की क्रिया पाई जाती है। तो इसमें प्लेनेरिया है, हाइड्रा और तारा मछली, इन सभी में पुनरुद्भवन की क्रिया पाई जाती है साथियों। एक जीवों से कई जीवों का निर्माण हो जाता है साथियों। पुनरुद्भवन की क्रिया में एक जीव से कई जीवों का निर्माण होता है। तो ये क्रिया प्लेनेरिया, हाइड्रा और तारा मछली सभी में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी नर में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राशय में, शुक्रवाहिनी में, मूत्राशय में या फिर वृषण में? तो साथियों नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है साथियों। वृषण हमारे शरीर में नर में उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं साथियों। और उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वृषणों को शुक्राणु निर्माण के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है साथियों। कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। तो इसलिए हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है साथियों, इसलिए वृषण हमारे शरीर से बाहर पाए जाते हैं कि ताकि शुक्राणुओं के लिए इन्हें कम तापमान चाहिए, हमारे शरीर का तापमान ज़्यादा है और इन वृषणों में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है साथियों। शुक्राणुओं में वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ साथियों। वृषण में तो सबसे पहले शुक्राणुओं का निर्माण हो गया। यहाँ से निर्माण होने के बाद में जो शुक्राणु है वो जाते हैं शुक्रवाहिनियों में। कहाँ जाते हैं साथियों? शुक्रवाहिनियों में। शुक्रवाहिनियों के बाद में शुक्राशय में जाते हैं साथियों। शुक्राशय में जाते हैं और शुक्राशय के बाद में ये हमारे शरीर के
बाहर स्खलित किया जाते हैं साथियों। शुक्राशय के बाद में स्खलन नलिका के द्वारा हमारे शरीर से बाहर स्खलित किए जाते हैं साथियों। तो पहले वृषण में इनका निर्माण होता है, वहाँ से शुक्र वाहिनियों के द्वारा ये शुक्राशय में स्टोर हो जाते हैं, वहाँ से फिर स्खलन नलिका के द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं साथियों। तो इस प्रकार शुक्राणु के निर्माण की क्रिया होती है। और निर्माण कहाँ होता है साथियों? निर्माण होता है साथियों वृषण में। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और शुक्राणु है वो साथियों पुच्छ की सहायता से गमन करते हैं और ये एक बार मतलब कई शुक्राणु स्खलित होते हैं, तो उनमें से एक शुक्राणु है वो अंडाणु को भेदता है और उसके बाद में निषेचन की क्रिया के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है और उसके बाद में भ्रूण का निर्माण होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। महिलाओं में लैंगिक लक्षण किस हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, इंसुलिन, मेलाटोनिन हार्मोन, वर्दी हार्मोन। तो साथियों महिलाओं में लैंगिक लक्षण है वो एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा ही विकसित होते हैं। यानी जो भी लैंगिक लक्षण होते हैं मादाओं में या महिलाओं में वो एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होते हैं साथियों। और ये इंसुलिन है वो इंसुलिन हार्मोन आपको पता है साथियों अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। और मेलाटोनिन हार्मोन है जो कि पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। वर्दी हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो ये तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है। एस्ट्रोजन है वो लैंगिक लक्षणों को महिलाओं में विकसित करता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नर में लैंगिक लक्षण के विकास में सहायक हार्मोन है। बात कर रहे हैं साथियों नर की, तो नर में लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक है। ऑप्शन है एड्रेनलिन हार्मोन, वर्दी हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। तो साथियों नर में लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक हार्मोन होता है साथियों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन, इसी का पार्ट है साथियों एंड्रोजन हार्मोन। ये नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। कायिक जनन पाया जाता है। साथियों मैंने बताया था कि जंतुओं में तो दो ही प्रकार का जनन पाया जाता है, लैंगिक व अलैंगिक जनन। लेकिन जो कायिक जनन है साथियों वो पाया जाता है साथियों पादपों में। पादपों में कायिक जनन, जिनमें पादपों के अन्य भागों यानी पादपों में जैसे जड़, तना, पत्ती, उनकी टहनियों के द्वारा कई अन्य पादपों का जनन की क्रिया के द्वारा मतलब कायिक भागों के द्वारा पादप के कायिक भागों के द्वारा अन्य पादपों का निर्माण किया जाता है, तो वो कायिक जनन होता है। तो कायिक जनन पाया जाता है साथियों पादपों में कायिक जनन पाया जाता है साथियों। जंतुओं में लैंगिक व अलैंगिक जनन पाया जाता है, जबकि पादपों में कायिक जनन पाया जाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा बी पादपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। मादा शरीर के किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया मादा शरीर के किस भाग में संपन्न होती है। ऑप्शन है अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या फिर प्लेसेंटा में। साथियों मादा शरीर के जो अंडवाहिनी है और अंडवाहिनी की जो फ्लोपियन ट्यूब है, मतलब अंडवाहिनी या फिर जिसे फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं, तो फ्लोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है साथियों। फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों फेलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी। तो साथियों यही आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, सभी भर्ती परीक्षाओं में जहाँ साइंस का पोर्शन आता है, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एनसीईआरटी की बुक से बनाया हुआ कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट है, विश्वसनीय कंटेंट है साथियों। क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी की बुक से आप किसी भी भर्ती परीक्षाओं में रीट भी लगा सकते हो, क्योंकि वो मान्य बुक्स होती हैं एनसीईआरटी की। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो साथियों कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों, कमेंट ज़रूर करना है साथियों।